नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। गजवाए हिंद को लेकर दाउल उलीम देवबंद की वेबसाइट पर डाले गए फतवे के मामले में एनसीपीआर यानी केंद्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा सहारनपुर डीएम और एसएसपी को पत्र भेजकर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। वहीं ईद मामले में सहारनपुर डीएम डॉक्टर दिनेश चंद ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बाल संरक्षण आयोग के पत्र के आधार पर मामले में सही कार्रवाई की जाएगी। डीएम दिनेश चंद ने बताया कि पत्र के संबंध में उच्च अधिकारियों की दाउल उलीम देवबंद में भी भेजा गया है। डीएम ने बताया कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई कर बाल संरक्षण आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आपको बता दें, सहारनपुर में देश की सबसे बड़ी इस्लामिक संस्था दाउल उलीम देवबंद गजवाए हिंद को मान्यता देने वाले फतवे पर घिर गया है। इस्लामिक संस्था ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ये फतवा दिया है, जिसमें गजवा हिंद को महिमा मंडित करते हुए इस्लामिक दृष्टिकोण से वैध ठहराया है, जिस पर एक्शन लेते हुए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस फतवे को देश विरोधी बताते हुए सहारनपुर डीएम और एसएसपी से एफआईआर दर्ज कराने को कहा है। एनसीपीआर ने ये आदेश दिए हैं कि ये अगेंस्ट है, बच्चों के राइट्स के अनुसार अधिकारों के हनन है और तमाम कानून की परिधियों के प्रतिकूल है। उसका राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को इस पत्र को भेजा गया है। साथ ही जिसके क्रम में सीओ और एसडीएम देवबंद उसकी तस्दीक करके और उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और आज शाम तक इस पर प्रभावी कार्रवाई नियमानुसार हो जाएगी। ये कार्रवाई किस किस के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराएगी? नहीं, अभी इसमें निर्देशित किया गया है, जो भी लोग इसमें इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे के अलावा उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रहेंगे। इसी कड़ी में वो आज रात को वाराणसी पहुंच जाएंगे और 23 फरवरी को पीएम मोदी वाराणसी के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता सभागार में संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करेंगे। सुबह प्रधानमंत्री संत गुरु रविदास जन्मस्थली पर पूजा और दर्शन के साथ श्री संत गुरु रविदास की 647वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। दोपहर पीएम मोदी एक सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे, जहां वो वाराणसी के लिए 13,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। उधर गुजरात के मेहसाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा में रोड शो किया। इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेने के लिए विश्वनगर तालुक में बलिनाथ धाम मंदिर पहुंचे। इसके बाद मेहसाणा में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या देश काज, दोनों तेजी से गति हो रहे हैं। आज विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। साथियों, भारत की विकास यात्रा में एक अद्भुत कालखंड है। एक ऐसा समय है जब देव काज हो या फिर देश काज, दोनों तेज गति से हो रहे हैं। देव सेवा भी हो रही है, देश सेवा भी हो रही है। आज एक तरफ ये पावन कार्य संपन्न हुआ है, वहीं विकास से जुड़े 13,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का भी शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट रेल, रोड, पोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पानी, राष्ट्रीय सुरक्षा, शहरी विकास, टूरिज्म, ऐसे कई महत्वपूर्ण विकास कामों से जुड़े हैं और इनसे लोगों का जीवन आसान होगा और इस क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर बनेंगे। आज डीसा के एयरफोर्स स्टेशन के रनवे, उसका भी लोकार्पण हुआ है और भविष्य में ये सिर्फ रनवे नहीं, भारत की सुरक्षा का, एयरफोर्स का एक बहुत बड़ा केंद्र विकसित होने वाला है। मुझे याद है, मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने इस प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार को ढेर सारी चिट्ठियां लिखी थी।
अनेक बार प्रयास किया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस काम को, इस निर्माण को रोकने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। एयरफोर्स के लोग कहते थे कि ये लोकेशन भारत की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन नहीं करते। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस सरकार इसकी फाइलें को लेकर के बैठी नहीं। 1.5 साल पहले मैंने इस रनवे के काम का शिलान्यास किया था। मोदी जो संकल्प लेता है वो पूरे करता है। डीसा के ये रनवे आज उसका लोकार्पण हो गया, ये उसका उदाहरण है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी। पीएम मोदी ने राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए कई किसानों की मौजूदगी में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में शिरकत की। उनके साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम आज दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादन देश हैं। भारत के डेयरी सेक्टर से 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। पिछले 10 साल में भारत में दुग्ध उत्पादन में करीब 60% वृद्धि हुई है। गुजरात के गांवों ने मिलकर 50 वर्ष पहले जो पौधा लगाया था वो आज विशाल वटवृक्ष बन गया है और इस विशाल वटवृक्ष की शाखाएं आज देश विदेश तक फैल चुकी है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की स्वर्ण जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत की आजादी के बाद देश में बहुत से ब्रांड बने, लेकिन अमूल जैसा कोई नहीं। आज अमूल भारत के पशुपालकों के सामर्थ्य की पहचान बन चुका है। अमूल यानी विश्वास, अमूल यानी विकास, अमूल यानी जन भागीदारी, अमूल यानी किसानों का सशक्तिकरण, अमूल यानी समय के साथ आधुनिकता का समावेश, अमूल यानी आत्मनिर्भर भारत की प्रेरणा, अमूल यानी बड़े सपने, बड़े संकल्प और उससे भी बड़ी सिद्धियां। सही प्रयासों की वजह से हम आज दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश है। भारत के डेयरी सेक्टर में 8 करोड़ लोग सीधे जुड़े हुए हैं। अगर मैं पिछले 10 साल की बात करूं तो भारत में दूध उत्पादन में करीब करीब 60% वृद्धि हुई है। पिछले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता भी करीब करीब 40% बढ़ी है। दुनिया में डेयरी सेक्टर सिर्फ 2% की दर से आगे बढ़ रहा है, जबकि भारत में डेयरी सेक्टर 6% की। किसानों के विरोध प्रदर्शन में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों ने चंडीगढ़ जाकर किसानों से मुलाकात की और घंटों चर्चा हुई। ये चर्चा सकारात्मक रही। भविष्य में भी जब भी जरूरत होगी हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हमें प्रयास करना चाहिए कि कोई हिंसा ना हो और जन हानि ना हो। ना ही हमने गन्ने की कीमत 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया है। इतना ही नहीं, हमने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर कदम उठा रहे हैं। हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागू किया है। 2013-14 में कांग्रेस शासन के दौरान किसानों को बैंकों से 7,30,000 करोड़ रुपए मिले, लेकिन पिछले साल हमने 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए और जो 3 गुना ज्यादा है।
मोदी सरकार ने किसानों के हित में हर फैसला लिया और हम ऐसा करते रहेंगे। जिन लोगों ने 60 साल से अधिक समय तक देश पर शासन किया और कुछ नहीं किया, उनकी तुलना मोदी सरकार से नहीं की जा सकती है। पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी जरूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहां तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपए से बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई है, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला। यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज्यादा दिए, जो 3 गुना ज्यादा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूरेवाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वे संविधान और कानून से ऊपर हैं। वे सत्ता से बाहर होने के बावजूद अधिकार और अहंकार की भावना में रहते हैं। कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वह ये पहले चोरी फिर सीना चोरी का एक उदाहरण है। कांग्रेस ने आज उस पुरानी कहावत को पेश किया जिसके हम आदी हैं। कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी संविधान, कानून और तमाम नियमों के ऊपर है। टुडे द कांग्रेस पार्टी continues to live in the sense of entitlement and arrogance despite being booted out of power, thinking that it is above constitution, law and all the rules and norms of this country. और इसीलिए आज जो कांग्रेस ने अपने अधिकृत मंच से एक प्रेस वार्ता की जिसमें केसी वेणुगोपाल, जिसमें अजय माकन और उनके अन्य नेता वहां पर मौजूद थे, वो दरअसल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक मानसिकता का परिचायक देते हुए कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या यूं कहें कि पहले करो चोरी और फिर सीना जोरी। द कांग्रेस पार्टी which believes it is having a sense of entitlement to consider itself above the constitution and law, today projected the old adage that we are very used to, चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. And the reason why I presume the Congress does it is because it feels that the royal family of the Congress party, the first family of the Congress party, should be subjected to no rules and laws in this country. We have seen in the past that when the Yuvraj, the Shahzada of Congress party, was convicted by a court, their leader Pramod Tiwari said very arrogantly, with almost a sense of entitlement, that how can the courts convict Rahul Gandhi? कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसका जो प्रथम परिवार है, जो शाही घराना है, वो तो संविधान और कानून के इस प्रकार के ऊपर है कि उनके ऊपर कोई कानून या संविधान लागू ही नहीं हो सकता. इसका एक परिचय तब मिला था जब प्रमोद तिवारी ने, राहुल गांधी जब ओबीसी को गाली देने के लिए, अपमान करने के लिए कन्विक्ट हुए थे, तो उन्होंने एक चैनल से कहा था कि गांधी परिवार के लिए तो अलग कानून होना चाहिए, ये आम आदमियों के लिए जो कानून होता है उसमें कैसे आपने कन्विक्ट कर दिया, सजा देंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार को. तो इसी मानसिकता से जो ग्रसित है, आज इनको लगता है कि इन पर कोई कानून लागू नहीं होना चाहिए, और इसीलिए कांग्रेस की मानसिकता देखिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं
कि हमसे 200 करोड़ की वसूली की जा रही है। कानूनी प्रक्रिया को वसूली कह रहे हैं 200 करोड़ की। कहते हैं अधिकृत मंच से कि यह फाइनेंशियल टेररिज्म किया जा रहा है हमारे खिलाफ। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाने की चेष्टा की जा रही है। और कहते हैं कि वायलेशन तो कुछ लाखों रुपए का है, छोटा मोटा वायलेशन है। भाई इतना छोटा वायलेशन है तो इसमें क्या है सजा? तुम भी चुप, मैं भी चुप हो जाते हैं। यह आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इस स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक आप 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस अपनी उम्मीदवार उतार सकती है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक सीट पर चुनाव लड़ सकती है, वहीं आप नई दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों ने बताया कि गठबंधन समझौते के तहत गुजरात की भरूच सीट पर आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दे सकती है। इससे पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में सीटों के तालमेल को लेकर आप और कांग्रेस के बीच बातचीत में काफी देरी हुई। उधर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय और पूर्व सांसद पीएल पुनिया कांग्रेस कार्यालय से सपा कार्यालय पहुंचे। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वहीं अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं खबर यह भी आ रही है कि 24 फरवरी को प्रियंका गांधी भी राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का नया पता अमेठी में है। उन्होंने यहां 15,000 वर्ग फीट में आलीशान मकान बनवाया है। गुरुवार 22 फरवरी को उन्होंने गृह प्रवेश किया। उज्जैन के पंडितों ने पूजा की। केंद्रीय मंत्री ने पति जुबैन ईरानी के साथ हवन पूजन किया। पंडितों ने पति पत्नी पर अक्षत छिड़के। इसके बाद स्मृति ईरानी सिर पर कलश रखकर घर में प्रवेश हुई। केंद्रीय मंत्री ने शाम को भोज भी रखा है। इस दौरान 20,000 लोग जुटेंगे। इसमें यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत प्रदेश सरकार के 7 मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। उधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा छपरा के वढौड़ा पहुंचा, जहां लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही तेजस्वी यादव अपने रथ से उतरकर मंच पर आए, लोगों की भीड़ देखकर तेजस्वी यादव का दिल गदगद हो गया। तेजस्वी यादव के लोग नारे लगाने लगे। वहीं सुरक्षा की दृष्टि से लगाए गए पुलिस प्रशासन की भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। तेजस्वी यादव ने मंच से कहा कि नीतीश कुमार अब बूढ़े हो गए, उनका दिमाग सटिया गया है, उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि जब महागठबंधन की सरकार बनी तो 17 महीने में जो काम किया वह पिछले 17 साल में नहीं हुआ। आगे उन्होंने कहा कि आप लोग के आशीर्वाद की जरूरत है। बिहार से ऐसे तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना है। जब से हम लोग विपक्ष में आए, हमारे परिवार के ऊपर ईडी और सीबीआई का छापा लगातार कराया जा रहा है और हम लोग को परेशान किया जा रहा है, लेकिन हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। जब लालू यादव नहीं झुके तो उनका बेटा तेजस्वी भी नहीं झुकेगा। जम्मू और कश्मीर के गुलमर्ग में आज हिमस्खलन होने से 3 विदेशी सैलानी फंस गए। उनमें से एक की मृत्यु हो गई है, एक घायल हो गया है और एक अभी लापता है। कश्मीर के गुलमर्ग में आए बर्फीले तूफान और हिमस्खलन से भारी तबाही की आशंका है। इससे पर्यटकों के बीच डर का माहौल है। खबर यह भी कई विदेशी पर्यटक इस बर्फीले तूफान के कारण लापता हो गए। वहीं सैलानियों के लापता होने को लेकर एसडीएम तंगमर्ग का कहना है कि 2 विदेशी लापता है, जबकि एक की मौत हो गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। देखते रहिए टीएनपी न्यूज। नमस्कार।